पंडित नरेंद्र मिश्र की वीर रस की कविता के कुछ अंश हैं, उन्हें मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, और कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। मैं आपको आज कुछ ऐसे हिस्ट्री के वृतांत बताने वाला हूं जिसमें राजस्थान की धरती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सदियों तक राजस्थान की धरती विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों को सहती रही, और वहां की स्त्रियों ने किस प्रकार से अत्याचार के विरुद्ध अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जौहर किया। जलते हुए दहकते हुए हवन कुंडों में कूद गई वो वीरांगनाएं, जिन्होंने अपनी अस्मिता के लिए, यानी कि किसी विधर्मी को, किसी लुटेरे को, किसी आक्रांताओं को अपने शरीर तो क्या अपने रूप का एक अंश उनकी आंख में नहीं पड़ने दिया। और धन्य है वो वीर सपूत जो 18 साल की उम्र में ही जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी और इस देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। आज बात करेंगे ऐसे ही एक वंश की, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास को धीरे धीरे कड़ियों के साथ साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। सच यानी इतिहास का सच साक्ष्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमने कहीं भी कोई भी इतिहास की कोई जानकारी आपको सच्ची नहीं दी है, उसको कमेंट करके उसके बारे में बिल्कुल बताएं। हम स्वागत करते हैं आपके उन सारे कमेंट का कमेंट सेक्शंस में। अगर आप हमें बताएं कि हमने कौन सी जानकारी ऐसी है जो सच के साथ आपके सामने नहीं रखी। ऐसे ही विदेशी आक्रांता के बारे में आज हम बात करेंगे, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी वंश कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश की समाप्ति लगभग 90 साल के बाद मामलुक वंश खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और उसकी जगह ले ली खिलजी डायनेस्टी की। तो आज हम परत दर परत खोलेंगे साक्ष्यों के साथ इतिहास की कड़ियों को। देखते रहिए इतिहास का अनूठा सच। दोस्तों, आज बात करेंगे विदेशी आक्रांताओं के एक और वंश की, जिसने भारतवर्ष में अपार कत्लेआम, धर्म परिवर्तन, स्त्री हरण, तमाम बलात्कार, विभत्स घटनाओं को अंजाम देते हुए मानवता को तहस नहस किया। हजारों लाखों भारतीय नारियों को अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान को बचाने हेतु जौहर करना पड़ा। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की, और इस वंश के 30 साल के शासन में क्रूरता की हदों को पार करने वाले एक शासक। जैसा कि आप जानते हैं, मीडियवल हिस्ट्री को बहुत से लेखकों ने लिखा विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन करने के लिए। काश उन्होंने उनके क्रुद्ध कृत्यों को भी दिखाया होता। यदि कुछ को अपवाद स्वरूप छोड़ भी दें तो ये सभी आक्रांता मानवता के विनाश की लीला का स्तंभ बने रहे। केवल धर्म अंधता, धर्मांधता की आड़ में अत्याचार करते रहे। निसहाय भारतीय जनता पर टैक्स और जजिया के नाम पर लूट करते रहे और अपनी अय्यासियों को बखूबी अंजाम देते रहे। हम आपको दिखाएंगे इतिहास का वो अनूठा सच जो दिल्ली के आसपास सदियों तक घूमता रहा। बेशक कुछ लोगों को ये सच डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वे तमाम तरह की बातें कमेंट सेक्शन में आकर के करते हैं, करते रहेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको इतिहास का वो भयावह सच दिखाता रहूंगा जिसे इतिहासकारों की लेखनियों ने एक तरफा ही दिखाया। यदि आपको जानना है इसी तरह का सच तो कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम और भी मजबूत होकर के अपनी कलम को धार दे सकें। गुलाम वंश या मामलुक वंश के 84 साल के शासन में 1206 से लेकर 1290 एडी तक लगभग 12 शासकों ने शासन किया, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन, महमूद शाह, गयासुद्दीन बलबन, शहजादा मोहम्मद, कैखुसरो और कैकुबाद। फिरोज खिलजी ने कैकुबाद की हत्या करवाकर 70 वर्ष की अवस्था में 1290 में उसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से सुल्तान की उपाधि धारण की, और यहाँ से खिलजी वंश शुरू हुआ, यानी कि 1290 से। खिलजी वंश में 30 वर्ष के दौरान कुल 5 शासकों ने राज किया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसने सल्तनत की स्थापना की। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इस शासन को दूर दूर तक फैलाया। शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और लास्ट में और भी शासक हुआ नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इन 5 शासकों में अलाउद्दीन सबसे क्रूर शासक निकला। यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा था और दामाद भी था। इसे जलालुद्दीन ने ही पाला पोसा था। बाद में धोखे से इसने अपने ही चाचा, वो अपने ससुर
जलालुद्दीन को चाकू भोंककर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। ऐसी कई बातें ये सिद्ध करती हैं कि संबंधों और रिश्तों के लिए इन आक्रांताओं के दिल में कोई भी जगह नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरशास था। सत्तान और मतान अलाउद्दीन खिलजी स्त्रियों को केवल उपभोग की वस्तु समझता था। इसकी पिता की मृत्यु के उपरांत जब इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज ने इसे पाला और अपना दामाद भी बनाया, और फिर भी इसी ने अपने चाचा की बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके पुत्रों और सारे सगे संबंधियों को काट काट कर मार डाला। कड़ा मानिकपुर यानी आज का इलाहाबाद, यहाँ पर जलालुद्दीन को मारा था उसने और अपने को सुल्तान घोषित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का यह वह आयाम था जब उत्तर भारत के सभी छोटे बड़े राजा कमजोर पड़ चुके थे। इन लुटेरे आक्रांताओं ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के देवगिरी तक विध्वंसक रूप से लूटमार की, स्त्रियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया। अपना आत्मसम्मान बचाने हेतु राजस्थान की कई रियासतों में स्त्रियों ने जौहर करने को मजबूर होना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के जिस राजा पर भी आक्रमण किया सभी बहादुरी से लड़े। एक बड़ी सेना और अथाह लूट की संपत्ति होने के बावजूद भी एक एक किले को कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन को एक साल से ऊपर का वक्त लगा। कंबोज के शासक हमीरदेव ने अलाउद्दीन को 3 बार शिकस्त दी। चौथी बार में वह सफल हुआ। लगातार आक्रमण होने के बावजूद राजपूत अपनी आन बान शान पर अड़े रहे। आखिरकार 1301 में अपनों के धोखे का खामियाजा हमीरदेव को भुगतना पड़ा। हमीरदेव का प्रधानमंत्री था रणमल। रणमल यदि अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिलता तो रणथंबोर उसका सपना ही रहता। जब हमीरदेव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए तो हजारों नारियों ने विधर्मियों से अपनी अस्मिता को बचाने हेतु जौहर कर लिया और कूद पड़ी दहकते हुए जलते हुए हवन कुंडों में। हमीर रासो नामक पुस्तक हजारों पतिव्रता नारियों के जौहर को दर्शाती है, जो कि उस कालखंड की एक अभूतपूर्व पुस्तक है। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। मलिक मोहम्मद जायसी की लिखित पद्मावत नामक पुस्तक राजपूती महिलाओं के जौहर एवं राणा रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल की बहादुरी को व्यक्त करने वाली एक बेहतरीन पुस्तक है। दरअसल अलाउद्दीन राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की सुंदरता की प्रशंसा पाकर उसे प्राप्त करना चाहता था और यह राजपूती शान को किसी भी कीमत पर मंजूर न था। 1 साल से अधिक की घेराबंदी के बाद जब राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए तो हजारों वीरांगनाओं के साथ महारानी पद्मावती ने दहकते हवन कुंड में कूदकर जौहर कर लिया। परंतु विधर्मी आक्रांताओं की आंख तक अपने रूप का एक अंश तक नहीं जाने दिया। पूरे राजस्थान और गुजरात में एवं दक्षिण में देवगिरी तक भारतीय शासकों ने जमकर विरोध किया, लेकिन एक केंद्रीय शक्ति के रूप में ना उभर सके और इसका खामियाजा उन्हें भारतीय संस्कृति के विनाश के साथ चुकाना पड़ा। हमीर रासो और मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी पद्मावत को हम फिर किसी एपिसोड में आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आपके पूर्वजों ने किस प्रकार निर्दयी और बेरहम बहसी आक्रांताओं का सामना किया और अपनी अस्मिता पर आंच नहीं आने दी। दक्षिणी अभियानों की विस्तृत जानकारी वर्णीकृत तारीख फिरोजशाही या अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह एवं ईसामी की रचना फुतूह उस सलातीन से मिलती है। दरबारी अगर इतिहासकारों की बात छोड़ दें तो अधिकतर इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को एक बर्बर अत्याचारी लुटेरा एवं अन्यायी शासक माना है। अलाउद्दीन दक्षिण के देवगिरी से इतना खजाना लूट कर लाया कि उसे दिल्ली ले जाने में उसे 2.5 महीने से अधिक का वक्त लगा। मलिक काफूर नाम का एक हिंदू किन्नर जिसे अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने खरीदा था, बाद में यही मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति बना और भारतवर्ष के कई राजाओं के विनाश का कारण भी। अलाउद्दीन मलिक काफूर को 1000 दिनार बख्शता था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मध्ययुगीन पहला शासक था अलाउद्दीन जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में कदम रखा। इसमें मलिक काफूर का भारी योगदान था। अप्रत्यक्ष रूप से कहें या प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण से भारी खजाना लूटना ही उसका लक्ष्य था। दक्षिण के तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर को अथाह खजाना मिला, अथाह खजाना तथा कोहिनूर नामक हीरा सर्वप्रथम मलिक काफूर को वहीं से प्राप्त हुआ, प्रताप रुद्रदेव से, जो बाद में उसने अलाउद्दीन को भेजा। मलिक काफूर ने ही पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई को पूरी तरह लूटा, कई मंदिरों को विध्वंस किया और इस लूट से अपार धन संपत्ति उसके हाथ लगी।
लेकिन इसके बाद वह फिर कभी दक्षिण की ओर नहीं गया। 1303 ईस्वी में देवगिरी के रामचंद्र के पुत्र शंकरदेव से मलिक काफूर का युद्ध हुआ और फिर वहां बुरी तरह से लूटपाट मचाई गई। कई मंदिरों को विध्वंसक रूप से तोड़ा गया। अलाउद्दीन के समय में हिंदुओं से भूमि कर उपज का 50% यानी कि उपज का 50% हिंदुओं से लिया जाता था भूमि कर, जबकि मुस्लिमों से उपज का 1/4 लिया जाता था। अलाउद्दीन ने गैर मुस्लिमों पर 4 प्रकार के अतिरिक्त टैक्स लगाए थे, जिसमें जजिया कर जो धार्मिक कर के रूप में था, एक खैराज होता था जिसे भूमि कर कहते थे, एक घरी कर होता था जिसे गृह कर कहा जाता था, और एक चरी कर होता था जिसे चरागाह कर यानी कि दूध देने वाले पशुओं से भी वो टैक्स लेता था। ये कर सेना के कर्मचारी कठोरता पूर्वक लूटते थे और जिन गरीब किसानों या गरीब जनता से कर नहीं चुकाया जाता था उनकी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी करना, उन्हें अपने साथ ले जाना, ये उस समय आम बात थी। अलाउद्दीन की मौत बड़ी दर्दनाक हुई। खिलजी को अपने अंतिम समय में कोढ़ हो गया। वह अपने अंतिम समय में बहुत तड़फा। उसकी मृत्यु का कारण बहुत से इतिहासकार जलोदर लोग भी बताते हैं। कारण कुछ भी हो, 5 फरवरी 1316 को जब अलाउद्दीन की मौत हुई तो बड़ा दर्दनाक मंजर था। उत्तराधिकार के संकट को वह जीते जी भांप गया था। उसकी मृत्यु के बाद अगले 4 साल में खिलजी वंश समाप्त हो गया और इन्हीं 4 सालों में उसके 3 उत्तराधिकारी बदले। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे फिर एक नई रोचक जानकारी। दोस्तों, यदि आपको इतिहास का यह सच पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कराइए ताकि हम इतिहास की ऐसी ही अन्य रोचक जानकारी आप तक पहुंचा सकें।